नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम हमेशा की तरह नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज जानेंगे कि क्या होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक सांस या श्वसन तंत्र या सांस की नली की एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, जो लंबे समय से हमारे बॉडी में जो हमारी ट्रैकिया होती है, सांस की नली होती है, ब्रोंकियस होती हैं, उसमें लगातार ये 3 महीने या 1 साल से लगातार उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन यानी कि तरल पदार्थ जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारा फेफड़ा उसको बनाता है, एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस होता है, एक्सेस मात्रा में उसका निर्माण होता है। ज़्यादा मात्रा में निर्माण होने से वो वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ का कलेक्शन हो जाता है। कहना चाहिए एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूकस इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रीज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सांस की नली है, सांस की नली में ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जो ये प्रोडक्शन लगातार 3 महीने या 1 साल से बना रहता है तो ये बीमारी आगे चल के ये ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जब ये स्थिति शुरुआत में होती है जिसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, लेकिन ये बीमारी जब लगातार पुरानी होती जाती है तो इसे अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किन लोगों को होता है ये जानना जब बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस खासकर मिडिल एज में शुरू होती है। मिडिल एज में शुरुआत होती है इसकी। जब इसकी शुरुआत मिडिल एज में हो जाती है, कभी कभी इसकी जो शुरुआत है मिडिल एज से बाद में, जैसे कि 40 से 50 साल के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। ये ज़्यादातर पुरुषों को होता है अपेक्षाकृत महिलाओं को, क्योंकि पुरुष जो है पब्लिक एरिया में ज़्यादा सफ़र करते हैं, धूल डस्ट पोल्यूशन का सामना करते हैं, जबकि महिलाएं घर में रहती हैं, उनको पोल्यूशन का सामना कम करना पड़ता है, इसलिए महिलाओं को कम होता है और जबकि पुरुषों को ये बीमारी ज़्यादातर होती है। मोर इन स्मोकर, कहने का मतलब ये है ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अपेक्षाकृत उन लोगों के ये जो इसको नहीं करते। जो स्मोकिंग नहीं करते उनको ये बीमारी कम लगती है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनको ये बीमारी लगातार बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर शहरी लोगों को बीमारी होती है, सांस की बीमारी, खासकर ब्रोंकाइटिस की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ का धूल डस्ट, आपका इंडस्ट्रियल एरिया और गाड़ियों से जो धुआं निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे आप फेफड़े में लेते हैं और उसी सांस की बीमारी जिसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसे सफ़र करना पड़ता है। वहीं गांव के लोगों में ये बीमारी कम देखने को मिलती है क्योंकि गांव में शुद्ध हवा, प्योरीफाई ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पोल्यूशन कम रहता है, इसलिए वहाँ भी बीमारी कम देखने को मिलती है। कारण की बात करें तो क्यों होता है आखिर ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये ज़्यादातर जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कई प्रकार से हो सकता है, बीड़ी पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, गांजा पी सकता है, किसी भी प्रकार का स्मोकिंग कर सकता है, हुक्का पी सकता है। तो ये जब ये स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है नॉर्मल लाइफ में भी, उस समय इसमें हाइपरट्रॉफी यानी कि वो जो ग्लैंड्स होती हैं, वो जो थैलियाँ होती है उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा काम करने लग जाती है, इसलिए वहाँ पे उसके म्यूकस का प्रोडक्शन यानी कि निर्माण बढ़ जाती है, जिसे म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ जाता है। वहाँ की सांस की नलियाँ ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इसलिए सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है और खांसी आने लग जाती है। और आपको हमारे जो ब्रोंक्यूल्स एनवलाइज होती है उनमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है और उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, संभावना ज़्यादा रहती है। कारण को जो एयर पोल्यूशन, डस्ट में रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, परफ्यूम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड के एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे उसका निर्माण या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उन लोगों को ब्रोंकाइटिस की समस्या ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यावसायिक काम के कारण भी इनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है।
उससे जैसे ऐसे कोई टूल डस्ट एरिया में काम करता, कोल माइंस एरिया में काम करता, उस कंडीशन में भी पेशेंट को आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो उसे ये संभावना बन जाती है। ये एक जेनेटिक समस्या भी हो सकती है, जेनेटिक यानी परंपरागत अनुसार वंशानुगत बीमारी भी ये हो सकती है। और उन बच्चों को संभावना ज़्यादा रहती है जिनके घर में माता पिता, उनके पेरेंट्स जो होते हैं स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और गांजा पीते हैं। ये उन स्मोकिंग की संभावना जहाँ ज़्यादा होती है उन बच्चों को रिस्क का फैक्टर बढ़ जाता है। नेचुरल कुछ गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पॉजिटिव पैसिव स्मोकिंग होती है, जो दूसरे से दूसरा कोई करता है और उससे जो धुआं निकलती है दूसरे को पहुंचता है, उसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। उससे भी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें? पैथोलॉजिकल चेंजेस में आपके जो ग्लैंड्स होती हैं म्यूकस का, वो जो थैलियाँ होती हैं जो हमारे चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ को बनाती हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाती है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। कहने का मतलब वो जो थैली होती है उस साइज से बड़ी हो जाती है, उसका जो थैली में म्यूकस बनाने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बनने लग जाता है, जिससे वहाँ पे म्यूकस और हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। म्यूकस का निर्माण ज़्यादा होने से वहाँ पे चिपचिपे पदार्थ का कलेक्शन ज़्यादा होने लग जाता है। एक प्रकार की सेल्स होती है जिसे गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, वो हमारे फेफड़े में पाई जाती है। उसका निर्माण वहाँ से ज़्यादा होने लग जाता है क्योंकि वो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है सेल से, जिससे इसे म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है। और आपका म्यूकोजल एडिमा हो जाती है वहाँ के मसल्स में, और म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। इंक्रीज स्मूथ मसल्स, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी समस्या दिखाई देती है उन लोगों को जो इन बीमारी से सफ़र करते हैं। लक्षण की बात करें तो अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है और उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो उसको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो चलिए जानते हैं। इसमें पेशेंट को कफ की हिस्ट्री रहती है जिसमें खखार निकलती है, स्पुटम का प्रोडक्शन रहता है, यानी कि लगातार बलगम निकलते रहता है। जब भी वो खांसता है लगातार उसको खांसी आती रहती है। ये कुछ समय तक बना रहता है, लेकिन ये बीमारी अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या लेकर ये आगे बढ़ती हो जाती है। और ये बीमारी खासकर सांस लेने की जो बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस की जो समस्या होती है, ठंड के समय में बढ़ जाते हैं, जिसे विंटर कफ के नाम से भी जानते हैं, स्मोकर कफ के नाम से भी जानते हैं। और ख़ासकर उन लोगों को ब्रोंकाइटिस की समस्या जिनको है उनको सुबह की खांसी की समस्या बढ़ जाती है, जिसे मॉर्निंग कफ बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी ये जिसकी जो गति है ये लगातार बढ़ते जाती है, जिससे परेशानी इसको बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। इसमें जो खखार निकलती है खांसते समय, कई लोगों को थोड़ा निकलता है, कुछ लोगों को ज़्यादा निकलता है। म्यूकॉर्ड रहता है, यानी कि उसमें ऐसा पीला पीला पदार्थ ऐसा फील आती है कि ऐसे पस लाइक स्ट्रक्चर ऐसा निकलता है। कभी कभी वो खखार के साथ खून के कुछ कण भी दिखाई देते हैं, जिसे हीमेपेटिसिस भी बोलते हैं। ये लगातार बना रहता है और यह इन्फेक्शन अगर लगातार हो गया तो म्यूकोपुरुलेंट कफ हो जाता है। मतलब जब आप खखार निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बदबूदार कफ है और उसमें बहुत सारा स्मेल दिखाई देता है, स्मेल महसूस होता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, अचानक से कफ आने लग जाता है, चेस्ट ब्रीदिंग कंप्लेन हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस लगता है, छाती में भारीपन लगने लग जाता है और सांस सांस सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझिए कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो गई है, जिसे आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में देखते हैं, उसको आप देखते हैं पेशेंट को, तो अगर पेशेंट को देखने पे पेशेंट ज़्यादातर ओवरवेट होता है, वज़न उसका नॉर्मल साइज से ज़्यादा होता है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है उस समय जब वो बैठा होता है, लेटा हुआ होता है, उस समय सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, बैठता है, एक्सर्शन करता है, काम करता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ जाती है। एग्ज़ामिनेशन करने पे उसके वेसल एरिया या स्पेशल एरिया में, किसी भी एरिया में लोब्स में आपको क्रेपिटेशन एंड रोंकाई, व्हीजिंग जैसे साउंड, यानी कि सीटी के जैसे साउंड सुनाई देना
शुरू हो जाता है, करकराहट की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह के लक्षण आपको उस पेशेंट में, उस मरीज़ में आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर इस तरह का पेशेंट है तो आप उसको हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद उसकी जो सारी जाँच होगी, उसमें चेस्ट एक्सरे होगा, ब्रोंकोग्राफी होगी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपका एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का जो फोर्स होती है वो चेक किया जाएगा। वाइटल कैपेसिटी है जो वो चेक किया जाएगा, इसमें ज़्यादातर वो कम ही मिलती है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है सांस की वो हमेशा कम ही रहती है। कई लोगों को ये हाई लेवल में भी दिखाई देती है। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है इसमें हमेशा इंक्रीज़ होती है, बढ़ी हुई दिखाई देती है। और आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज़ होती है, हाई लेवल में होती है। गैस ट्रांसफ़र इसमें देखना होता है कि आपका गैस का जो ट्रांसफ़र है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में देखते हैं। कुछ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं जो ब्लड से होता है। देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में आर्टरीज़ की जो हमारी ब्लड सर्कुलेट हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है या अधिकता है। ऑक्सीजन लेवल इसमें देखते हैं तो हमेशा कम ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में हमेशा बढ़ा रहता है। उस कंडीशन में हमको ऑक्सीजन सपोर्ट में पेशेंट को रखना पड़ता है। इस तरह के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। और इसको प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये हमेशा आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जीवन के लिए कष्टदायक हो सकता है। ये अगर इसका इलाज आप नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी दिखाई देता है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन में आपके फेफड़े में मवाद बनने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से नेक्रोसिस होने लग जाएगी, बॉडी के कोई भी पार्ट में सड़न पैदा होने लग जाएगा, आप रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, सांस लेने में अचानक आपकी बंद हो सकती है जिससे आपकी डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। सेकेंडरी आपकी आरबीसीज की संख्या बढ़ सकती है जिससे क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, फेफड़े के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर वहाँ का पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे आपको हार्ट में पानी भरने लग जाता है, हार्ट में कलेक्शन होने लग जाता है। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो आपको दिखाई देते हैं। इस तरह का जो अगर आपको बीमारी है तो आप तत्काल अपने नज़दीकी डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप तुरंत दिखाइए, उससे सलाह लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए और हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए एक हमने मुहिम चलाई है जिससे लोगों को अपनी बीमारी के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में बता सकें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर आपकी बीमारी को आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कितने दिन तक चलेगी, क्या ट्रीटमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगी। इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपने चैनल पे काम कर रहे हैं। इसलिए आप आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिसे हम बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। उसे आप समझिएगा कि हमें अपने सांस की बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में कल नेक्स्ट डे में डालेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।